लाइफ प्रोसेस चैप्टर के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे थे। और अगर लास्ट पार्ट को हम याद करें तो उसमें हमने हार्ट को देखा था, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था और उसमें होने वाले इवेंट्स को देखा था, जिसमें हमने कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम लोग उससे आगे प्रोसीड करेंगे और उम्मीद है आप इससे पहले का पार्ट आप देखे होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहूँगा पहले से प्रीवियस वाला पार्ट देख लो, तभी ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ वॉल्यूम्स की। तो मैंने कुछ यहाँ पर वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं और वो वॉल्यूम्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले नाम दे रहे हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का। ठीक है, किसका नाम दे रहे हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसे हम ईडीवी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब डायस्टोल कंप्लीट होता है, ध्यान से सुनना, जब डायस्टोल कंप्लीट होता है यानी फिलिंग फेज कंप्लीट होता है, जब हार्ट में ब्लड की उसके चैम्बर में फिलिंग कंप्लीट हो जाती है यानी डायस्टोल कंप्लीट होता है, तो उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक फेज। यानी और उस समय जो वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेजेंट होगा उस ब्लड को कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। At the end of diastole, the blood present in heart at the end of diastole is known as end diastolic volume और इसका वॉल्यूम होता है 120 ml। ठीक है, याद रखना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml, जो डायस्टोल के एंड पे हमें मिलता है जब फिलिंग फेज कंप्लीट हो जाता है, जब रिलैक्सेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, यानी अब वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, अब वो सिस्टोल में जाने वाला है। अब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा और एक बार कॉन्ट्रैक्शन पे जो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ ब्लड है विच इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट इन अ सिंगल हार्ट बीट। एक सिंगल हार्ट बीट में जो ब्लड पंप होता है बाहर उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 70 ml। तो यानी पंप होने से पहले जो फिलिंग कंडीशन थी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो 120 ml, उसमें से कॉन्ट्रैक्शन में या पंप होते समय 70 ml बाहर चला गया, तो बचा कितना? बचता है 50 ml और 50 ml हमें मिलेगा डायस्टोल के बाद। यहाँ पे ये डायस्टोल लिख गया है, ये सिस्टोलिक वॉल्यूम है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लिख गया है, ये सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी सिस्टोल के एंड पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद जो हमें वॉल्यूम मिलेगा उसे कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और वो होगा कितना? 50 ml। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो केवल स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकलता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकलने के बाद जो रिमेनिंग ब्लड है वेंट्रिकल में जो पाया जाता है उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और उसका अमाउंट होता है अप्रॉक्स 50 ml। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स फिगर है, 10% अप डाउन हो सकता है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे 50-55 ml हो सकता है या 45 ml हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जो रेंज रहेगी वो 50 ml के आसपास ही मिलेगी। अब बात आती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन वन हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर हम कैलकुलेट करें कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप होगा, तो ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होगी। तो नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मालूम है 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है और 60 सेकेंड एक मिनट में पाए जाते हैं, तो अप्रॉक्स 72 बीट हमें मिलती है। एक एवरेज हमने यहाँ पर निकाला है 72 बीट पर मिनट, ये एवरेज हार्ट बीट का रेट मिलता है। ये भी अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं, 75 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज जो हम निकालते हैं वो है 72 बीट पर मिनट। अब अगर ये हार्ट बीट का रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी 72 से बढ़ जाए, 80 पहुँच जाए, 90 पहुँच जाए, 100, 105, 110 तक पहुँच, जब बढ़ने लगे तो इस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो ट्रैकीकार्डिया हो गया इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट की
रेट अगर इंक्रीज़ होती है तो उसे कहते हैं ट्रैकीकार्डिया, और अगर हार्ट बीट की रेट डिक्रीज़ होती है तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कब ट्रैकीकार्डिया कहा जाएगा और कब ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। अब आता है पल्स क्या होता है। तो दो कंसेक्यूटिव हार्ट बीट होती हैं, दो कंसेक्यूटिव हार्ट बीट यानी एक हार्ट बीट हुई और उसके बाद दूसरी हार्ट बीट हुई, तो दो हार्ट बीट के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं पल्स। सो द ड्यूरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्ट बीट, ये नोट कर लेना, द ड्यूरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्ट बीट इज नोन एज पल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हम आगे देखेंगे प्रेशर के फॉर्म में। तो हमें नॉर्मल हार्ट बीट पता चल गया, हमें ट्रैकीकार्डिया पता चल गया, द इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, ये कब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, नॉर्मल से। और फिर उसके बाद पल्स, पल्स क्या होगा, द ड्यूरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्ट बीट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, अब 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट से पंप होता है उस अमाउंट को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये कितना आएगा, 70 ml इंटू 72 बीट पर मिनट। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 4900 ml एक एवरेज हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, और लगभग 5 लीटर भी मिल सकता है। हमारी बॉडी में ब्लड कितना था, वो भी लगभग 5 लीटर था, और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है, वो भी लगभग 5 लीटर है। यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जितना हमारे बॉडी में पूरा ब्लड है वो हार्ट से पंप हो जाता है। और क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट में ब्लड पूरी बॉडी का एक चक्कर लगा लेता है। दोनों बातें सही हैं। और अगर इस बात पे ध्यान दें तो इसलिए अगर हमें कोई मेडिसिन बॉडी में पहुंचानी है, पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, और जल्दी पहुंचानी है, तो हम उस मेडिसिन को कैसे देंगे भाई, खिलाएंगे या इंटरवीनस इंजेक्शन देंगे। तो ऐसे केस में हम देते हैं इंटरवीनस इंजेक्शन। जो वेन्स में इंजेक्शन दिया जाता है वो मेडिसिन्स को जल्दी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा देता है विदिन 1 मिनट। आप समझ सकते हो 1 मिनट में जो मेडिसिन्स वेन्स में दी जाती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। इसलिए कोई रैपिड एक्शन के लिए, रैपिड एक्शन का मतलब बहुत फास्ट एक्ट करने के लिए कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स दिया जाता है, तो वो ड्रग्स या वो मेडिसिन इंटरवीनस यानी वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। चलो, तो उम्मीद है ये वॉल्यूम आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या है? जो हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था, जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा था, उस सिस्टोल और डायस्टोल को अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उनका ग्राफ प्लॉट करें, उनके पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करें, तो हमें जो ग्राफ मिलता है, याद रखना, जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और जिस डिवाइस से, जिस मशीन से ईसीजी लिया जाता है, वो ग्राफ निकाला जाता है, उस डिवाइस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। याद रखना, जो मशीन है, जो डिवाइस है जिससे ईसीजी निकालते हैं, उस डिवाइस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और जो पेपर पे ग्राफ निकलता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। कभी कंफ्यूज मत होना, ये अपोजिट है। मशीन को ग्राफ कहेंगे और जो ग्राफ निकलेगा उसे ग्राम कहेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो याद करो, जब मूवीज़ में दिखाता है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, और हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसमें वो एक मशीन चलती है, उस पर आवाज़ आती टू टू टू, और एक टाइम आता है जब टू हो जाता है तो फिर वो पेशेंट भी सीधा हो जाता है, मतलब ही एक्सपायर्स।
तो ये जो मशीन जो उस पर ब्लिंक करता रहता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब उस पर जब रिप्रेजेंट होता है तो एक ऐसा मैंने एक ग्राफ बनाया है उसका, ऐसी वो चलती रहती है मशीन में और ऐसा ही प्रिंट निकलता है। तो इसमें है क्या, इसमें कई हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक हार्ट बीट कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखना। जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें दो छोटी वेव्स दिखेंगी, एक ऐसी पोजीशन पे दो छोटी वेव्स, और ये दोनों छोटी वेव कंजिक्यूटिव मिलेंगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक इधर, और ये कंजिक्यूटिव मिलेंगी। तो दोनों छोटी वेव्स के बीच में अगर हम बाइफर्केशन कर दें और अगली दोनों छोटी वेव के बीच में बाइफर्केशन कर दें तो ये जो ड्यूरेशन है ये हमें मिलेगा ग्राफ किसका, एक हार्ट बीट का। ये दूसरी हार्ट बीट, फिर ये तीसरी हार्ट बीट और ये चौथी हार्ट बीट। तो ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें हमें 5 हार्ट बीट दिख रही हैं। वो छोटी वेव्स जो है वो क्या होती हैं देखने की कोशिश करते हैं। जब हम एक हार्ट बीट का हम बड़ा डायग्राम यहाँ पर देखेंगे तो हमें इसमें कुछ वेव्स दिखेंगी। कौन सी वेव्स दिखेंगी देखने की कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम को ऊपर कर देता हूँ। तो हमें जो पहली स्मॉल वेव दिखेगी उसे हम कहते हैं पी वेव। उसके बाद हमें कई वेव का एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा जिसे हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एक और छोटी वेव मिलेगी हमें, उसे कहते हैं टी वेव। पी वेव क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और टी वेव क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, जब पी वेव होती है तो आर्ट्रियम की मसल्स की पोलैरिटी चेंज होती है और पोलैरिटी चेंज होने से वो कॉन्ट्रैक्ट करती। तो पी वेव होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और जब ये डीपोलराइजेशन खत्म होगा तब होगा एट्रियल सिस्टोल। तो ये जो एरो बनाया है मैंने, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आर्ट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो एट्रियल सिस्टोल को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये सिंगल वेव नहीं है, ये कई वेव का एक कॉम्बिनेशन है और इसीलिए इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नोट कर लेना, याद कर लेना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इसमें कई वेव हैं। तो इसके फेज से यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन जो है इस वेव के पूरा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो आर के पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होता है। आर की पोजीशन जहाँ है वहाँ से लगभग वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। और जो टी वेव होती है दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन का मैसेज जाता है रीपोलराइजेशन से, और जब ये टी वेव एंड होती है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल इनिशिएट होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत होती है। और अब इस फेज़ को याद करें, हम इन तीनों फेज़ को याद करने की कोशिश करें, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लब सुनाई देगा और कब हमें सेकंड हार्ट साउंड यानी डब सुनाई देगा। तो लब साउंड हमें सुनाई देता है कब, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जहाँ पर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यहीं पर हमें लब साउंड सुनाई देगा। और टी वेव के ठीक बाद जहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत होती है यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड होता है, यहाँ हमें डब साउंड सुनाई देगा।
तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है कि ईसीजी में कहाँ हमें लब साउंड सुनाई देगा, कहाँ हमें डब साउंड सुनाई देगा। ध्यान में रख लो, याद हो जाती, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। और जब भी कोई मसल में या हार्ट की मसल में कोई डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन में रिप्रेजेंट होता है, उसके पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन में रिप्रेजेंट होता है, और फिर हमें इस वेव में इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। तो जिस तरह की इरेगुलरिटी मिलती है उस इरेगुलरिटी के बेस पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि किस तरह का डिसऑर्डर हार्ट की मसल्स में डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो एमबीबीएस की बात है, अभी यहाँ तक हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी क्या डिसऑर्डर है वो एमबीबीएस में ईसीजी का डायग्नोसिस होता है, जो हम एमबीबीएस में जब जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? कई बार अगर हम देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है और कहाँ मेजर किया जाता है? तो जनरली जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो वेंट्रिकल एक प्रेशर जनरेट कर रहा था, बहुत प्रेशर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और हार्ट से जब वो ब्लड रिलीज होता है तो जिस प्रेशर से वो रिलीज होता है और वो प्रेशर से पहुंचता है आर्टरीज में, तो उस प्रेशर का जो पार्ट आर्टरीज की वॉल पर ऑब्जर्व किया जाता है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर ये नहीं कि हार्ट से कितने प्रेशर पे पंप हुआ, नहीं, हार्ट से जितने प्रेशर पे पंप हुआ और ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या प्रेशर मिला उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की एक्चुअल डिफिनीशन क्या है? द प्रेशर ऑब्जर्व ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। क्योंकि हम जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो बैंड यहाँ पर बांधते हैं, हार्ट पे नहीं बांधते, हम हाथ पर बांधते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है उसमें ऑब्जर्व होने वाला प्रेशर हमें मिलता है। और जिस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखना, इसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर, वो डिवाइस जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। और जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसकी दो वैल्यू हमें मिलती है। एक वैल्यू हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं अपर लिमिट, और दूसरी वैल्यू हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है ये समझें। जब भी हम ब्लड प्रेशर पूछते हैं तो लोग बताते हैं 110/90 या 100/70, ऐसा कुछ प्रेशर बताते हैं लोग। तो ये होता क्या है? तो इसमें दो वैल्यू है, एक अपर लिमिट हो गई अपर वैल्यू, एक लोअर लिमिट हो गई लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू जनरली होता है सिस्टोलिक प्रेशर, कि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद ब्लड वेसल पे क्या प्रेशर ऑब्जर्व हुआ उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या अपर लिमिट। और जब रिलैक्सेशन हुआ यानी डायस्टोल के समय ब्लड वेसल की वॉल पे क्या प्रेशर ऑब्जर्व हुआ उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर होते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर, लोअर लिमिट डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर जनरल की बात करें तो अपर लिमिट की वैल्यू हमेशा 110 से 120 के बीच में, 100 से 120 भी हो सकता है, ऐसा ये भी है कि एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्स वाली सिचुएशन हम लेके चलते हैं, लेकिन ये 200 नहीं होगा, 100 से 120, हाँ 120 से ज़्यादा 125 130 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो हार्ट है वो जब पंप करता है तो 125 mHg से पंप करता है, तो उतना उसने पंप किया और कितना ऑब्जर्व हुआ? तो 120 ऑब्जर्व हुआ। अगर यहाँ पर 125 मिल रहा है यानी हार्ट और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। तो जो नॉर्मल रेंज है अपर लिमिट की 110, 100 से 120 भी हो सकती है, लोअर लिमिट 80 से 90, 70 से 90 भी हो सकती है। mm ऑफ Hg, क्योंकि प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है मर्क्यूरी के फॉर्म में, तो mm ऑफ Hg इसका रिप्रेजेंटेशन है। और ब्लड प्रेशर की दो लिमिट हमें जो मिलती है 100 से 120 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 80 से 90 या 70 से 90 भी मिल सकती लोअर लिमिट। अब आता हमने पल्स पढ़ा था। पल्स क्या? द ड्यूरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हार्ट बीट इज नोन एज पल्स।
और पल्स प्रेशर होता है कि उस पल्स के टाइम पे क्या प्रेशर ऑब्जर्व होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। ये होगा कितना, अगर हम 120 माने और इसको 90 माने तो यानी ये 30 mmHg के अप्रॉक्स मिलता है पल्स प्रेशर। सो द प्रेशर exerted as the difference between systolic pressure and diastolic pressure is known as pulse pressure। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। लेकिन इसमें एक और पॉइंट, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो, जैसे अपर लिमिट भी अगर ज़्यादा है, लोअर लिमिट भी ज़्यादा है, तो उसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ कंडीशन। और अगर नॉर्मल से कम है तो हम उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर की कम हुई कंडीशन। और ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है जब हम ब्लड प्रेशर को पढ़ते हैं और डिजीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। और ये ब्लड प्रेशर करता क्या है, अगर मान लो किसी को हाइपरटेंशन हुआ तो यानी उसका हार्ट जो है नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है और उस प्रेशर का फ्लो ब्लड वेसल्स पे ऑब्ज़र्व हो रहा है। ब्लड वेसल्स जिस टिश्यू में जा रहे हैं उस टिश्यू पे ऑब्ज़र्व हो रहा है। उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़ ऑर्गन्स में हो सकती हैं। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स बड़ी डेलिकेट होती और प्रेशर ज़रा सा भी बढ़ा तो उनमें रप्चर होने की कंडीशन जनरेट हो सकती है, जिससे कि ब्रेन हेमोरेज हो सकता है। जैसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन हेमोरेज हो सकता है। और ये भी एक कंडीशन है हाइपरटेंशन की वजह से जनरेट हो। हाइपोटेंशन में क्या होगा कि प्रेशर इतना कम हो गया कि ऑर्गन्स तक ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, और अगर जा रहा है तो बहुत स्लोली जा रहा है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा है। और प्रेशर कम अगर जाएगा तो और कम आएगा, क्योंकि वापस भी तो ब्लड को हार्ट में ही आना है। तो कई बार इतना कम हो गया कि जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था क्या, ब्लड प्रेशर, जिसमें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन हमने डिस्कस करी। आगे बात करें हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम जब ब्लड पंप होता है हार्ट से तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाता है, कहाँ प्रेशर कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है। तो एक मैंने डायग्राम बनाया जिसमें हार्ट, लंग्स और बॉडी ऑर्गन को इंक्लूड किया है और दिखाएंगे कि कहाँ पर हमें एक अप्रॉक्स फिगर मिलता है प्रेशर का, और वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत लेफ़्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि वहीं है जहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से लगभग 125 mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट होता है। 125 आर्टा में जाता है ये। आर्टा से जो हमें ब्लड प्रेशर ऑब्ज़र्व होता है वो लगभग 120 तक का मिलता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ब्लड वेसल्स इसमें से निकलती जाती हैं, आर्टा की ब्रांचेस निकलती जाती, तो एरिया बढ़ता है तो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऑर्गन्स तक पहुँचते पहुँचते ये प्रेशर हो जाता है कितना, 80 mm ऑफ Hg। ये मैं किडनी की बात कर रहा हूँ कि किडनी तक पहुँचेगा ब्लड तो कितना हो चुकेगा, 80 mm ऑफ Hg। फिर ऑर्गन में जब एंटर करता है तो बहुत सारी कैपिलरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। ऑर्गन में पहुंचते इसका प्रेशर 30 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाता है, और ऑर्गन से निकलते निकलते ये 10 mm ऑफ Hg तक ये प्रेशर निकलता है। फिर जब ब्लड वापस जाता है हार्ट की तरफ, तो राइट
और एट्रियम में पहुंचते पहुंचते जो हमें प्रेशर मिलता है वो 5 mm ऑफ Hg तक का प्रेशर मिलता है। वेन्स में 10 से प्रेशर और कम होते होते राइट एट्रियम में पहुंचते पहुंचते हमें 5 mm Hg का प्रेशर। फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है तो लगभग 25 mm ऑफ Hg के प्रेशर पे पंप करता है। और ये 25 mm ऑफ Hg का प्रेशर जब ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो लगभग 20 mm ऑफ Hg का प्रेशर मिलता है। लंग से निकलता है तो लगभग 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर पे ब्लड निकलता है, जो कि वेन्स में पाया जाने वाला आइडियल प्रेशर है। फिर ये 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर जब एट्रियम में पहुंचता है तो ये 8 mm ऑफ Hg तक हमें प्रेशर मिलता है। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी में कि कहाँ हमें जब ऑर्गन्स में एंटर करेगा, टिश्यू में एंटर करेगा तब क्या प्रेशर मिलेगा और टिश्यू से निकलेगा तब क्या प्रेशर मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बॉडी का। इसमें हम देखें तो चारों जो चैम्बर हैं हार्ट के, सब में अलग अलग प्रेशर मिल रहा है। कंपैरेटिवली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है, और जिसकी वजह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। इसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस इज़ फाउंड मच मोर हायर देन, थिकनेस ज़्यादा होती है राइट वेंट्रिकल की थिकनेस से, वॉल की थिकनेस। ठीक है, तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक पॉइंट आता है पोर्टल सिस्टम, कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है बॉडी में, ये कैसा सिस्टम है। तो ये सिस्टम समझाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये है ऑर्गन ए, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसे हम कह रहे हैं ऑर्गन बी। पहला स्ट्रक्चर ऑर्गन ए, दूसरा स्ट्रक्चर ऑर्गन बी। ऑर्गन ए में आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी ऑर्गन्स में ऐसे सप्लाई होता है। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन ए में आता है। कैपिलरीज में जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये निकलता किससे है, वेन से। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर करे, जिसे हम ऑर्गन बी कह रहे हैं, और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकले, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस सिस्टम को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होगा इसमें, ये जो पार्ट है ये पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में किसी ऑर्गन में वेन ही एंटर करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए, और वेन ही निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए। इस तरह के सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बॉडी में। अगर हम ह्यूमंस की बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें ये पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एक लिवर और दूसरा हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें पाया जाता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, इसमें हाइपोथैलेमस से वेन आती है पिट्यूटरी ग्लैंड में और फिर वहाँ से वेन निकलती है। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और लिवर में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं हिपैटो पोर्टल सिस्टम। हिपैटो पोर्टल सिस्टम। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग में किडनी को भी एक पोर्टल सिस्टम ही सप्लाई करता है, तो उसे कहा जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम ये किस में पाया जाता है, फ्रॉग में।
ठीक है, तो ये आप याद रखना पोर्टल सिस्टम क्या होता है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ। तो अब अगले पार्ट में आ गए थे बेटा हम लोग बच्चे ब्लड वेसल्स पढ़ने के लिए। इस टॉपिक में ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती हैं, और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है जो वहाँ से ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, और इनमें हम आर्टरीज़ के नाम भी जानेंगे और कुछ के वेन्स के नाम भी जानेंगे। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में जो ब्लड जाता है तो हार्ट की मसल्स में खुद ब्लड सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और उन ब्लड वेसल्स को कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और जो आर्टरी हैं तो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, दो होती हैं, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। और आगे चल के कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन होता है, उसी साइनस से वापस ब्लड आता है हार्ट में जो वेन के थ्रू ड्रेन होता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड सप्लाई करती है, और एलिमेंट्री कैनाल से जो वेन्स ब्लड को लेकर निकलती हैं इंटेस्टाइन से उन्हें मीजेंट्रीज कहा जाता है। याद रखना ये नाम, मीजेंट्रीज। ठीक है, मीजेंट्रीज कहा जाता है, और मीजेंट्रीज मिलकर हेपेटोपोर्टल वेन बनाती हैं, और ये हेपेटोपोर्टल वेन जाती है लिवर में जो कि पोर्टल सिस्टम बनाती है। हेड की बात करें अगर तो हेड इज सप्लाइड बाय कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट और राइट दो कैरोटिड आर्टरी होती हैं। जब हम पल्स चेक करते हैं यहाँ नेक के पास हाथ दबाते हैं तो जो पल्स हमें फील होता है वो कैरोटिड आर्टरी की वजह से ही फील होता है। अब ये कैरोटिड आर्टरी दो होती हैं, हेड में जाती हैं तो डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है एक्सटर्नल जो फेस को सप्लाई करती है, और एक इंटरनल होती है जो ब्रेन में चली जाती है। तो कैरोटिड आर्टरी हेड में, फिर फेस में उसका एक्सटर्नल पार्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ब्रेन में उसका इंटरनल पार्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ से वेन जो बाहर आती है ब्लड को लेकर उसका नाम है इंटरनल ज्यूगुलर वेन। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। हैंड से अगर हम बात करें तो ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी हाथों में ब्लड को लेकर जाती है, और वहाँ से जब वेन बाहर आती तो वो भी इंटरनल ज्यूगुलर वेन ही है जो बाहर आती है। लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर में दो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं। एक हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और दूसरा हेपेटोपोर्टल वेन जो एलिमेंट्री कैनाल से मीजेंट्रीज के जुड़ने से बनी है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और लिवर से एक वेन निकलती है जिसका नाम है हेपेटिक वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके निकलती है। और नेक्स्ट आता है किडनी। किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेके जाती है और रीनल वेन ब्लड लेके वहाँ से निकलती है। स्प्लीन की बात करें तो इट इज़ सप्लाइड बाय स्प्लेनिक आर्टरी एंड ड्रेन्ड बाय स्प्लेनिक वेन। डायफ्राम की बात करें तो इट इज़ सप्लाइड बाय फ्रेनिक आर्टरी, और यहाँ से ब्लड को ड्रेन करता है फ्रेनिक वेन। गोनैड्स की बात करें टेस्टिस और ओवरी की तो यहाँ से गोनेडियल आर्टरी ब्लड लेके जाती है और गोनेडियल वेन ब्लड लेके निकलती है। और लेग्स की बात करें तो इलियक आर्टरी ब्लड लेके जाती है और इलियक वेन ब्लड लेके निकलती है। और टोज़ में जो हमारे लोअर लेग्स में पीडल आर्टरी पाई जाती है जो ब्लड सप्लाई करती है। तो ये कुछ कॉमन ब्लड वेसल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ओलंपियाड में स्पेशली इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एनटीएससी या इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओलंपियाड्स में, और वो भी ओलंपियाड्स में स्टेज 2 और स्टेज 3 पे ही इनसे क्वेश्चन मिलेगा ब्लड वेसल्स से। नेक्स्ट हम आते हैं डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं, और डिसऑर्डर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो अलग अलग तरीके से सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। तो डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हम बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जब भी आर्टरीज़ की वॉल में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाए, और कैल्शियम के डिपोजिशन बढ़ने की वजह से आर्टरीज़ की वॉल हार्ड हो जाए, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ जब भी देखी जाती है ड्यू टू
हाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वॉल, तो उस कंडीशन को कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड नहीं होती और वो ब्लड प्रेशर को और बढ़ाती हैं। सो इट इज़ अ कंडीशन जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन आर्टरीज़ की वॉल में पाया जाता है, उसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी से एक मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हम लिख लेते हैं भाई, कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि अगर कोई ब्लड वेसल है और इधर ब्लड फ्लो कर रहा है और इस ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से ब्लड का फ्लो ब्लॉक होने लगेगा और उस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है इस पे कैल्शियम डिपॉजिट नहीं है तो इसे प्लाक कहेंगे, और अगर इस पे कैल्शियम का डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल पे ब्लॉकेज पे हो गया है तो उसे कैलकुलस कहेंगे। कैलकुलस और प्लाक में डिफरेंस समझना। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन अगर ल्यूमेन में हो रहा है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, और वहाँ अगर कैल्शियम का डिपोजिशन भी हो रहा है ल्यूमेन में तो वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस है। लेकिन अगर आर्टरीज़ की वॉल में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिससे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो रही हैं, वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। ब्लॉकेज जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस को समझने के लिए आप समझो कि अगर कभी इंटरनल, जैसे हम बात करते हैं कहीं बाहर चोट लग गई तो एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, उसे हम क्लॉट कहते हैं। ऐसे अगर ब्लड वेसल के अंदर कोई ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है, तो वहाँ पर भी क्लॉट बनता है। और इंटरनल क्लॉट, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इंटरनल क्लॉट अगर बना है और वो वॉल से, ब्लड वेसल की वॉल से अटैच है, ये ब्लड वेसल है और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इंटरनल वॉल से कोई क्लॉट अटैच है, इंटरनल क्लॉट अटैच है, और वो क्लॉट स्टैटिक है, मतलब अपनी पोजीशन पर फिक्स है, तो उसे थ्रोम्बस कहेंगे, स्टैटिक क्लॉट, ठीक है। क्या कहेंगे? थ्रोम्बस। और अगर वो क्लॉट जो है अपनी वॉल से अलग होके ब्लड वेसल में ही ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है तो उसे डायनेमिक क्लॉट बोलेंगे। डायनेमिक क्लॉट, वो फ्लो कर रहा है तो उसे एम्बोलस कहा जाता है। स्टैटिक क्लॉट, थ्रोम्बस, डायनेमिक क्लॉट, एम्बोलस। और ये ब्लड वेसल के साथ ही, ब्लड के साथ ही फ्लो करता रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये किसी स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे? जो एम्बोलस है तो एकदम ब्लॉक कर सकता है, तो उस ब्लॉकेज को एम्बोलिज्म कहते हैं। और थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन होता है तो इसके फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड याद रखना। एम्बोलस अगर ब्लॉक करेगा तो उसे एम्बोलिज्म कहा जाता है, और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ये ब्लड वेसल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और इस पर आता कि अगर ब्लॉक हुआ, अगर एम्बोलस ने ब्लॉक किया तो वहाँ की ब्लड वेसल वो रप्चर कर सकती, क्योंकि पीछे से ब्लड प्रेशर का फोर्स आएगा और वो ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग को हम जो नाम दे रहे हैं, ब्लीडिंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हेमोरेज। और अगर मान लीजिए ये ब्लीडिंग ब्रेन में होती, क्योंकि ब्रेन की ब्लड वेसल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, वो रप्चर हुई तो उसे ब्रेन हेमोरेज कहते हैं। और ब्रेन हेमोरेज में जो ब्लड रिलीज़ होता है वो पूरे ब्रेन के चारों तरफ जो है वो क्लॉट करके एक कवरिंग बना लेता है, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी ब्लॉक होती है और डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो हार्ट से रिलेटेड है, और ये तीनों कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं, लेकिन हम
तीनों की टेक्निकलिटी को समझते हैं और तीनों ही अलग अलग कंडीशन है। जनरली हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट। ये होता क्या है, इन तीनों को समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, और बहुत ही कम शब्दों में टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है? रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू मसल्स ऑफ हार्ट दैट कॉजेज एक्यूट चेस्ट पेन। अगर हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और एक सीवियर चेस्ट पेन होता है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, तो उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसा एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। तो कई सारे कंडीशन हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी में अगर ये ब्लॉकेज या एम्बोलिज्म डेवलप होता है, इंटरनल क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज होता है, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से या रुकने की वजह से जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है, दैट इज़ नोन एज हार्ट अटैक। नेक्स्ट आता है हार्ट फेल। हार्ट फेल में क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट की मसल्स को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, तो उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर उनका पंपिंग नहीं हो पाता, जिससे रिक्वायर्ड अमाउंट का ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो ब्लड आने वाला ही अमाउंट कम है, या तो कोई ऐसा ब्लॉकेज हुआ जिसकी वजह से रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिल रहा है, जिससे वो रिक्वायर्ड अमाउंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी में सप्लाई होने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो गया है। इस कंडीशन को कहेंगे हार्ट फेलियर, जो कि हमें निमोनिया वाले केस में भी देखने को मिलता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ जाने वाली ही कम हो जाती है, तो वहाँ से भी आगे ब्लड कम जाता है, तो कम ब्लड हार्ट में आता है तो कम ब्लड जाता है। ये बात याद रखो कि हार्ट से रिक्वायर्ड अमाउंट का ब्लड पंप नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम हार्ट फेल या हार्ट फेलियर कहते हैं। और तीसरी है कार्डियक अरेस्ट। इफ सडन हार्ट फंक्शन लॉस हो जाए, अगर हार्ट का फंक्शन जो है लॉस हो जाए सडनली, अनएक्सपेक्टेड, द फंक्शन ऑफ हार्ट दैट इज इट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट बीट अगर बंद हो जाए, then that condition is known as cardiac arrest। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन है और तीनों को हमें समझना है। टेक्निकल पॉइंट तीनों के याद रख लेना, नोट बना के इसको लिख लेना। अगला पॉइंट आता है शॉक। शॉक क्या होता है कि अगर हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड कम हो जाए, चाहे ब्लड का अमाउंट कम हो गया, चाहे प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, देन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। जैसे जैसे उसका अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा, वो बीट करना कम करता जाएगा, और उस कंडीशन को कहते हैं शॉक। ये एलर्जी के केस में भी देखने को मिल सकता है, बर्न के केस में देखने को मिल सकता है, ये कोई ट्रॉमा हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, हेमोरेज हुआ है, उस केस में भी देखने को मिल सकता है। और हार्ट की ये टेंडेंसी होती है, जब तक उसके पास ब्लड आएगा तब तक वो पंप करेगा, जब ब्लड आना बंद हो जाएगा तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। तो ये हमारा था जो है ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर और ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस में हम देख रहे थे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट करके रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक रह गया है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू आर वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में आपका वेलकम रहेगा, जिसमें हम इससे आगे के पार्ट को लाइफ प्रोसेस में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।